कार्तिक और बाकी सारे लोग ये सोच रहे थे कि वो लोग पैसों का इंतजाम कैसे करें, तभी कार्तिक के पास डमरू का फोन आ गया और फोन उठाते ही कार्तिक की लगभग किस्मत बदल गई। क्योंकि डमरू ने कार्तिक को बताया कि अभी अभी उनकी रियल एस्टेट कंपनी ने 120 बिलियन रुपीज से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया है। जैसे ही कार्तिक ने ये बात सुनी तो हैरानी के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वो एकदम से बच्चों की तरह उछलने लगा। उसका एक्साइटमेंट देखकर बाकी सारे लोग बहुत खुश हुए और वो लोग भी इसी खुशी के बारे में जानना चाहते थे। जब कार्तिक ने उन्हें बताया तो वो लोग और खुश हो गए। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि एक लगभग बंद हो चुकी कंपनी से डमरू ने इतने पैसे कैसे कमा दिए, और वो भी सिर्फ 6 महीने के अंदर। इसीलिए जब कार्तिक को समझ नहीं आया तो उसने डमरू से पूछा। तभी डमरू ने उसे बताया, समुद्र किनारे खेती करने के लिए उसने जो जमीन ली थी, असल में उस जमीन के नीचे तो गैस और तेल का खजाना मिल गया। और जैसे ही ये बात आसपास की बड़ी कंपनियों को पता चली तो वो लोग जल्दी ही उस जगह पर आ गए और उस जमीन को खरीदने की बातें करने लगे। डमरू ने सोचा कि ऑयल माइनिंग शुरू करने जितनी कैपेसिटी उसके पास तो है नहीं, इसीलिए उसने जमीन खरीदने वालों से बात की और एक अच्छी खासी रकम लेकर उन्होंने वो जमीन बेच दी और उसे 120 बिलियन रुपीस मिल गए थे। जैसे ही कार्तिक ने डमरू की ये बात सुनी तो वो एकदम से दंग रह गया और विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ तक कि कार्तिक को डमरू की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही थी। जिस जमीन को उसने बिना सोचे समझे खरीद लिया था, उस जमीन की कीमत आज इतनी ज्यादा हो गई। ना तो ये बात कार्तिक ने सोची थी और ना ही कभी डमरू ने सोची थी। तभी कुछ सोच समझ कर कार्तिक ने डमरू से पूछा, अब मुझे ये मत कहना कि तुमने इतनी कीमती जमीन को 120 बिलियन रुपीस में बेच दिया है। कार्तिक जानता था कि अगर इस जमीन के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनका कंपैरिजन किया जाए तो डमरू ने बहुत ही घाटे का सौदा किया है और 120 बिलियन रुपीस बहुत ही कम है। इससे उन लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। कार्तिक का सवाल सुनकर डमरू फोन के दूसरी तरफ जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ लिया है क्या? 120 बिलियन रुपीस तो सिर्फ ट्रांसफर फी है जो कि जमीन के लेन देन के लिए मिली है। हम लोग अभी भी हर साल 20 बिलियन रुपीस उन लोगों से लेंगे और इस तरह के बिजनेस का थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे भी है। इसीलिए हम लोग सिर्फ एक बार डील करके नहीं छोड़ सकते। जैसे ही कार्तिक ने डमरू की बात सुनी, उसने अपने दिल से खुशी व्यक्त करते हुए डमरू से कहा, ऑसम मेरे भाई, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। अगर डमरू की जगह कोई और होता तो क्या पता उसके पास इतनी अच्छी किस्मत होती या नहीं होती, वो अपना भविष्य इस तरह से उजला कर पाता या नहीं। कार्तिक खुद के लिए सोच रहा था कि वो सिर्फ एक बेकार इंसान है। वैसे भी कार्तिक खुद को डमरू से कंपेयर नहीं कर सकता था। कार्तिक की बात सुनकर डमरू ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी आधी जिंदगी को निकाल देने के बाद एक दिन मेरी किस्मत इस तरह से पलट जाएगी। और रही बात पैसों की, तो मैंने सोचा कि हमारी कंपनी को इस वक्त ज्यादा पैसों की जरूरत है नहीं। आपको बिजनेस के सिलसिले में मुंबई में बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी और पैसे आप ही ले लीजिए। डमरू को हमेशा लगता था कि उसने जो पैसा कमाया है वो सब कार्तिक का है, क्योंकि उस कंपनी को और कंपनी को चलाने के लिए स्टार्टअप फंड सब कार्तिक ने ही दिए थे। अगर कार्तिक ऐसा नहीं करता तो शायद आज डमरू इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं देख सकता था और शायद ही वो अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी कीमत कभी कमा पाता। डमरू की बात सुनकर कार्तिक ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, हाँ मुझे इस वक्त सच में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। कैसा रहेगा अगर मैं 100 बिलियन रुपीज ले लूं और 20 बिलियन रुपीज कंपनी के अकाउंट में रहने दूं? इन पैसों का इस्तेमाल तुम कंपनी के लिए करते रहना। कार्तिक की बात सुनकर डमरू ने उससे कहा, 100 बिलियन काफी नहीं होंगे, आप पूरे 120 बिलियन रुपीज ले लीजिए। कंपनी के अकाउंट में अभी भी 1 बिलियन रुपीज पड़े हुए हैं और अगर ज्यादा जरूरत हुई तो मैं आपसे वापस मांग लूंगा। एक गरीब लड़का जो हमेशा से कचरे के ढेर से खाना उठाकर अपना पेट भरता था, उस इंसान के लिए बिलियन रुपीज भी बहुत बड़ी बात थी। डमरू की इतनी ईमानदारी भरी बातें सुनकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसने डमरू से कहा, नहीं 100 बिलियन काफी है, बाकी पैसे कंपनी के अकाउंट में ही रहने दो और तुम उनका इस्तेमाल करके कंपनी को डेवलप करो। और हाँ, अपनी छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, उनकी लाइफस्टाइल को और बेटर करो। कार्तिक की बात सुनकर डमरू ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। 20 बिलियन से भी ज्यादा रुपए इस वक्त डमरू के पास थे और इतने पैसों को तो डमरू अगले कई जन्मों में भी खर्च नहीं कर सकता था। डमरू ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में ही निकाली थी और अचानक से अमीर बन गया। इसीलिए उसे कोई आइडिया नहीं था कि पैसों को खर्च कैसे किया जाए और जिससे वो खुश हो जाए। डमरू को लगता था कि कुछ मिलियन रुपीस ही काफी हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद कार्तिक ने डमरू से अंकल के बारे में पूछा और छोटे भाई बहन के बारे में पूछा, फिर फोन रख दिया। फोन रखने के कुछ मिनटों के बाद कार्तिक के अकाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर हो गया और ये अमाउंट लगभग 100 बिलियन रुपीस था।
जैसे ही कार्तिक ने अपने फोन पर अपने अकाउंट में आए हुए पैसों को देखा, उस अमाउंट के आगे तो लगे हुए इतने सारे जीरो देखकर वो फूला नहीं समा रहा था। यह अकाउंट उसे इस वक्त सिर्फ एक वहम लग रहा था। कार्तिक अपने मन में सोचने लगा कि इतना ज्यादा परेशान हो रहा था वो कि कहाँ से फंड लेकर आए, लेकिन बहुत ही जल्दी उसे रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड को डेवलप करने के लिए पैसा मिल गया और ये पैसा उसके लिए बिल्कुल छप्पर फाड़ कर आया था। इस वक्त कार्तिक की सारी परेशानी हल हो गई थी और जैसे ही कार्तिक अपनी सोच से बाहर आया, उसने देखा कि अमन और बाकी सारे लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए हैं और उन सारे लोगों ने लगभग अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और इन सब ने कार्तिक की फोन पर जो बातें हुई उसे भी सुन लिया था। तभी अमन ने लगभग अपनी आंखों को बाहर निकालते हुए कार्तिक से कहा, क्या सच में इस दुनिया में इतना किस्मत वाला इंसान भी होता है? अमन की बात सुनकर शिवांश ने भी अपनी गर्दन हमें हिलाते हुए कहा, मैंने भी जमीन समुद्र के किनारे खरीदी थी, फिर मेरे साथ इतनी अच्छी बात क्यों नहीं हुई? इन दोनों की बात सुनकर जुनैद ने कहा, इस तरह की किस्मत दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। सच में भगवान के बनाए हुए कुछ खास ही लोग होते हैं ये। और वहीं रिद्धिमा, जो उन सब के थोड़े साइड में बैठी हुई थी, उसने मुश्किल से कुछ शब्द सुने थे जैसे 100 बिलियन, गुड लक, ऐसे कुछ, पर उसे ज्यादा बात समझ नहीं आई थी। इसीलिए उसने वहां बैठे हुए बाकी लोगों से पूछा, क्या हुआ, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या तुम उसी डमरू की बात कर रहे हो जो बेंगलुरु से है? क्या हुआ, उसके साथ कोई दिक्कत है क्या? रिद्धिमा भी बेंगलुरु से ही आई थी। जब उसने सुना कि कार्तिक और बाकी लोग बेंगलुरु की बातें कर रहे हैं तो वो इस बारे में जानने के लिए थोड़ी सी क्यूरियस हो गई। कार्तिक ने जो भी कुछ हुआ वो सारी बातें एक बार फिर से उन सबको बताई और जैसे ही ये बात वहां पर बैठे हुए बाकी लोगों ने सुनी, रिद्धिमा के साथ साथ बाकी लड़कियां भी, यहाँ तक कि कियारा भी एकदम हैरान रह गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब अर्थ और अरुण ने ये बात पूरी सुनी तो उन दोनों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने हैरानी से कार्तिक की तरफ देखा। जब कार्तिक ने उन दोनों को खुद की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पाया तो उसने पूरे विश्वास के साथ उन दोनों की तरफ अपनी गर्दन हमें हिला दी। कार्तिक का कंफर्मेशन मिलते ही अर्थ और अरुण को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। अर्थ ने धीरे से उनसे कहा, मानना पड़ेगा कार्तिक की किस्मत को। कहा तो ये लोग अभी उस रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के लिए फंड रेज करने की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे और कहा सिर्फ एक फोन कॉल से 100 बिलियन रुपीस 1 मिनट में उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अरुण ने भी अर्थ की बात पर सहमति दिखाई और उसके बाद कुछ सोचते हुए बोला, हमारे लिए तो अच्छा ये हो सकता है कि कार्तिक भाई हमसे अपनी नाराजगी दूर कर लें और फिर हमें हमारी पोजीशन दे दें। अरुण की बात सुनकर अर्थ भी खुश हो गया और दोनों बहुत खुशी खुशी कार्तिक की बातें आगे सुनने लगे। तभी कार्तिक ने वहां बैठे हुए उन लोगों से कहा, सच कहूं तो हम दोनों की किस्मत बड़ी अच्छी है। कार्तिक ही वो इंसान था जिसने कुछ टाइम पहले डमरू को पैसे दिए थे, पर उस वक्त कार्तिक और डमरू इस बात पर सहमत हुए थे कि डमरू भी इन पैसों में होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, इसीलिए कार्तिक अकेले सारे पैसे नहीं रख सकता। तभी अमन ने बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी तक क्या हुआ, अब हम लोगों के पास फंड है। कार्तिक, आपने रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के डेवलपमेंट के ऊपर ये कितने पैसे खर्च करने का प्लान बनाया है? अमन का सवाल सुनकर कार्तिक ने कुछ देर अपने दिमाग में एक कैलकुलेशन की और उसके बाद कहा, हम लोगों ने पहले ही 30 बिलियन रुपीज इकट्ठे कर लिए हैं, इसीलिए सभी आए हुए पैसों में से 70 बिलियन रुपीज और निकालकर रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड के अर्ली डेवलपमेंट के लिए खर्च कर दूंगा और इस तरह से हम लोग 100 बिलियन रुपीज खर्च कर पाएंगे और अगर भविष्य में हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो इसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। कार्तिक ने अपने मन में सोचा कि उसे सच में एक बार डमरू का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो उसने कार्तिक की इतनी बड़ी परेशानी को हल कर दिया। तभी जुनैद ने कहा, अब जब हम लोगों को पैसे मिल ही गए तो हम इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे। मैं कल ही जाकर सबसे पहले एक डिजाइन टीम से बात करता हूँ और सबसे पहले कुछ प्लान सेलेक्ट करता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी से शुरू हो सके। जुनैद का सुझाव सबको अच्छा लगा। कार्तिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, ठीक है, फिर मुझे तुम्हें इसी काम के लिए थोड़ी सी परेशानी देनी पड़ेगी। जितनी जल्दी काम शुरू होगा उतना जल्दी इन लोगों को प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने की वजह से कार्तिक ने सोचा कि शायद उसे लंबे टाइम तक यहीं पर रहना पड़ेगा। और रही बात मुंबई की, तो अगर वहां पर कोई दिक्कत आई तो कार्तिक वापस उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा और वैसे भी उसके पास खुद का एक प्राइवेट जेट था, इसीलिए ट्रैवल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही इन चीजों में ज्यादा वक्त जाया होता था। कुछ देर इसी तरह डिस्कस करने के बाद अगले दिन इन लोगों ने एक कंपनी को रजिस्टर की जिसका नाम रखा रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड डेवलपमेंट लिमिटेड। कार्तिक इस पूरे कंपनी का 70% शेयर होल्ड करता था, जबकि बाकी लोग 10-10% शेयर होल्ड करते थे।
ये सब कुछ इसीलिए था क्योंकि कार्तिक ने 70 बिलियन रुपीस फंड के तौर पर ज्यादा दे दिए थे, और इसीलिए अमन और बाकी सारे लोगों को लगा कि पहले जो एग्रीमेंट हो चुका है अब वो सही नहीं है। इसलिए उन लोगों ने कार्तिक को सही मायने में उसका सही हिस्सा दे दिया। कार्तिक जानता था कि वो मना नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने चुपचाप इन तीनों की बात मान ली। शेयर देने के बाद बाकी सारे लोग अपने अपने काम में लग गए। जुनैद डिजाइनिंग कंपनी से बात करने के लिए उस जगह से कहीं और चला गया, और शिवांश वापस मुंबई आ गया था ताकि अपने ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम पूरा कर सके। अब देखना यह है कि फंड रेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद कौन सी नई प्रॉब्लम इनका स्वागत करने के लिए बैठी हुई है। जानने के लिए सुनते रहिए जीरो